हाय गाइस, आज का करंट अफेयर देखते हैं 28 अगस्त। द हिंदू का ये सारा टॉपिक है टॉप 10। आज काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 सब कुछ है। साइंस टेक साइंस का भी बहुत सारा टॉपिक है। साइंस का जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ई पेपर है उसके लास्ट पेज में साइंस का वर्जन आता है द हिंदू में, जो कि हार्ड कॉपी में आपको नहीं मिलता होगा। तो उसके 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास आज, तो इसको करते हैं। और अगर आप नए हैं या फिर मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर भी कीजिए इसको। ऐसे मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ ग्रुप्स में। आई होप कि आपको ये मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। कुछ नए सेशन लाने हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट में, और कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है वो उसके लिए भी अलाउ आप कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेज हैं वो कर दिया जाएगा। और इसका नोट्स आपको जो मैं अभी ये करंट अफेयर बताऊंगा इसका सेशन है, इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। चैनल कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी कमेंट बॉक्स में आप देखें, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से सिलेबस बता सकता हूँ। कंज्यूगल राइट्स को लेके प्रिजनर्स का स्पाउस के बीच में, तो GS इसको अगर समझें हम तो इशू रिलेटेड टू मैरिज भी है एंड सोशल जस्टिस की बात है। तो पेपर 1 एक तो इशू रिलेटेड टू वुमेन भी आ जाएगा, ये पेपर 2 सोशल जस्टिस में आ जाएगा, यानी सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी। फायरवर्क्स गाइडलाइन, वेस्ट बंगाल में कुछ एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट है फायरवर्क्स को लेके, उसको समझेंगे। GS पेपर 2। GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको लेके जो गाइडलाइंस है वो क्या है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन्ड है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम को बंद कर दिया, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा माइनॉरिटीज़ में, माइनॉरिटी कौन है इंडिया में उसको समझेंगे। और वे फॉरवर्ड है कुछ उसमें अच्छा सा, तो उसको देख लेंगे माइनॉरिटीज़ को लेकर। GS पेपर 2 एजुकेशन यानी सोशल जस्टिस का पार्ट है ये। आगे चलते हैं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो US में है, जो एप्पल के द्वारा लाया गया था, उससे रिलेटेड एक अच्छा सा आर्टिकल है, छोटा सा। हमें सिर्फ राइट टू रिपेयर को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि राइट टू रिपेयर क्या है। तो ये भी 3 इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। लीकर शॉप डिस्टेंस गाइडलाइंस, तो ये लीकर शॉप का स्कूल से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसको लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट भी है, तो उसको भी समझेंगे। बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए उसको समझेंगे। तो GS पेपर 2 गवर्नेंस का पार्ट है। B20 समिट G20 का पार्ट है, तो GS पेपर 2 IR का पार्ट है ये। एक्सपोर्ट बैन ऑन बासमती राइस, तो बासमती राइस पे के एक्सपोर्ट पे बैन किया गया है, इसका इम्पैक्ट समझेंगे। एग्रीकल्चर का पार्ट है ये, GS पेपर 3। ये मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो सिलेबस का कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं है। बंदे अमीर नेशनल पार्क, अफगानिस्तान में वुमेन को बंदे अमीर नेशनल पार्क में जाने से मना किया गया है, तो वो समझेंगे। एक तो इसका ज्योग्राफी देख लेंगे एंड दूसरा GS पेपर 3 इकोलॉजी समझेंगे, इसका क्या है। सोमैटिक म्यूटेशन जनरल स्टडीज़ 3 जनरल साइंस का पार्ट है, ये जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड है, उसको समझेंगे। इकोलोकेशन, जो एनिमल्स इकोलोकेशन यूज़ करते हैं रात में ट्रैवल करने के लिए, या फिर सोनार रडार जो बना है उसी पर, तो उसको समझेंगे। तो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक का पार्ट है ये। तो आज काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है, समझते हैं। आपको आई होप मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ देखिए। आज शाम में ब्राज़ील समिट 2023 का पूरा एक्सप्लेन्ड भी अपलोड हो जाएगा दोपहर तक। ऑलमोस्ट वीडियो कंटेंट अवेलेबल है और वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया है, बस अपलोड करना है। इसके बाद मैं दोपहर में उसको अपलोड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक पहला है राइट टू कंज्यूगल विजिट्स को लेके। डू प्रिजन इनमेट्स इन द सिटी हैव ए फंडामेंटल राइट्स टू कंज्यूगल विजिट बाय स्पाउसेस, ऐसा PIL डाला गया। तो दिल्ली की जो अथॉरिटी है प्रिजन की, उन्होंने बोला कि ये डिज़ायरेबल तो है लेकिन प्रैक्टिसेबल नहीं है। 2018 में मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, तो आगे जजमेंट को समझेंगे। एक्चुअली है क्या ये। सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो डील करता है कंज्यूगल राइट्स को लेके। ये स्पाउस के बीच के राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करता है, मैरिज को, डिवोर्स को, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस को, एलिमनी को, लिविंग टुगेदर साथ में रहना अधिकार है, कंज्यूगल राइट्स के अंदर आता है। मैरिटल इंटरकोर्स सेक्स कर सकते हैं अगर वो स्पाउस हैं, वाइफ हस्बैंड है तो। कंफर्ट टू ईच अदर के साथ कंफर्ट, यानी साथ में स्पाउस शुड गिव कंफर्ट टू ईच अदर लाइक इमोशनल एंड मेंटल कंफर्ट। मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, मैरिड कपल इज सपोज टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड, यानी रिस्पॉन्सिबल भी होना है, इमोशनल भी होना है, रोमांटिक भी होना है, साथ में रहना भी है, सब कुछ है, मतलब कंज्यूगल राइट्स के अंदर है। और ये डिफाइंड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर।
इससे रिलेटेड जजमेंट था 1960 में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने तीरथ कौर केस में दिया था। अब फिर उन्होंने अपील किया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में उन्होंने ऐसा नोट किया था, यानी कोर्ट का जजमेंट है हाई कोर्ट का, वाइफ्स फर्स्ट ड्यूटी टू हर हस्बैंड इज टू सबमिट हर सेल्फ, काफ़ी नैरो है, ओबीडियंटली टू हिज अथॉरिटी एंड टू रिमेन अंडर हिज रूफ एंड प्रोटेक्शन। वैसे तो नैरो है ये उनका ऑब्जर्वेशन, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था ये। सबमिट तो नहीं कर देना चाहिए हस्बैंड या किसी भी, चाहे वाइफ को या हस्बैंड को, किसी को भी किसी के प्लीज़ सबमिट नहीं कर देना चाहिए और उसको अथॉरिटी नहीं मान लेना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन कोर्ट ने बोला तो हमें ऐसा लिखना है। द कोर्ट्स इन अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स इन द 1980s हैव सपोर्टेड द लॉ होल्डिंग दैट डिनाइल ऑफ मैरिटल एंड सेक्सुअल लाइफ टू द हस्बैंड बाय द वाइफ बाय रिफ्यूजिंग टू परमानेंटली रिटर्न टू हिम इज एन एक्ट ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल। यानी मैरिटल और सेक्सुअल लाइफ अगर डिनाई होता है टू द हस्बैंड वाइफ के द्वारा बाय रिफ्यूजिंग टू परमानेंटली रिटर्न टू हिम इज एन एक्ट ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल क्रूएलिटी। 1984 में एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट जो है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला द प्रोविजन सर्व्स ए सोशल पर्पस एज एन एड टू प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकअप ऑफ मैरिज। ओके, इन 1983 एक सिंगल जज बेंच ने, आंध्र प्रदेश का बेंच था वो, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम स्ट्रक डाउन द प्रोविजन ऑफ टी सरिथा वर्सेस टी वेंकटा सुबाई एंड डिक्लेयर इट नल एंड वाइड। इट साइटेड दैट राइट टू प्राइवेसी अमंग अदर रीजन। कोर्ट ने बोला ए मैटर सो इंटीमेटली कंसर्न द वाइफ और हस्बैंड द पार्टीज आर बेटर लेफ्ट अलोन विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि सेक्सुअल कोहैबिटेशन वुड बी ऑफ ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर वुमेन, यानी कंपेल करना सेक्सुअल कोहैबिटेशन, उसका ग्रेव कंसिक्वेंसेस हो सकता है कि रहना है साथ में, सेक्सुअल कोहैबिटेशन में रहना, उसका कंसिक्वेंसेस ग्रेव हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इससे पहले जितने जजमेंट थे वो बहुत नैरो हैं, उसमें सबमिट करने बोल रहा है, उसमें सरेंडर करने बोल रहा है वुमन को, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। फिर उस सेम ईयर यानी कि 1983 में ही दिल्ली हाई कोर्ट का जज ने अपोजिट व्यू दिया हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह चौधरी में। कोर्ट अपहेल्ड द प्रोविजन, कोर्ट ने फिर से प्रोविजन को अपहेल्ड किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का देखें विवाह श्रीवास्तव के केस में दिस ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट ऑफ वाइफ, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, भर्य एंड अनुगामिनी and expectation from her to subject herself to husband wishes has undergone a revolutionary change with education and high literacy in women, with recognition of equal rights to women in the constitution and abolition of sex distinction in all walks of life। उन्होंने नोट किया ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सी इज ए पार्टनर इन मैरिज विद इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट विद द हस्बैंड एंड मैरिज कैन नॉट बी टायरनी। ओके, बात सही है कि सबमिट करने आप क्यों बोल रहे हैं, इक्वल राइट्स है, कंसेंट है, उसका मन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, दोनों तरफ से होना चाहिए। पिंक मूवी आपने देखा है तो उसमें काफ़ी अच्छे से कंसेंट को समझाया गया कि कंसेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, उसमें उतना ही जानना है। राइट टू कंजुगल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड है हमारी कंट्री में, तो समझना है। 8 किल्ड इन ब्लास्ट एज इलीगल फायरवर्क्स चल रहा था वेस्ट बंगाल में। कुछ नहीं, पीपल ने बोला कि काफ़ी दिन से कंप्लेन भी किया था लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया था। हमारी कंट्री में क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन है 4 तरह का, एक्सप्लोजिव फायरवर्क, एटम बॉम्ब्स, चाइनीज क्रैकर्स, गार्लैंड क्रैकर्स, मरून्स। गाइडलाइन फॉर ड्रॉन बाय पेसो, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था इसको रेगुलेट करने का। जब ये ऑर्डर आया तो इस ऑर्डर के अनुसार एक कंपोजिशन फिक्स किया गया, सल्फ़र का, नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम का, जो कि 20% और 57% और 24% रखा गया रिस्पेक्टिवली ये। ओके, तो जुलाई 2016 में आप देखिए एससी ने ऑर्डर दिया कि नो फायर क्रैकर्स सेल कंटेन एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लीड, यानी 5 मेटल नहीं होना चाहिए उसमें। तो जब गाइडलाइन जो आया पेसो के द्वारा, यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, पेसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव के अंदर आता है। तो
ये गाइडलाइंस है अभी फ़िलहाल फायर क्रैकर्स को लेके, तो उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा होगा तो प्रॉब्लम्स हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सेंटर ने डिसकंटिन्यू कर दिया कुछ की एजुकेशनल स्कीम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का। ओके, कट डाउन भी किया, बहुत सारे स्कीम्स का जो बजट है उसको कट डाउन किया गया। इंडिया में लगभग 30 करोड़ पीपल हैं जो माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जिसमें कि 6 रिलीजन्स हैं जो नोटिफाई है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1922 के अकॉर्डिंग। उसको देखेंगे आगे। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी आप बहुत सुनते होंगे, आप असुद्दीन ओवैसी को सुनते होंगे जो एमपी हैं हैदराबाद में, तो उनको जब आप सुनते होंगे तो वो बार बार जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं सच्चर कमेटी के बारे में बहुत बोलते हैं, तो उसी सच्चर कमेटी की बात हो रही है जो माइनॉरिटीज़ के लिए सेटअप किया गया था। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया था सच्चर कमेटी ने माइनॉरिटीज़ को लेके। उन्होंने बताया कि जो सच्चर कमेटी ने कंक्लूड किया कि मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वह नेग्लेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, सिर्फ एडुकेशन नहीं, सोशियो इकोनॉमिक के हर सेक्टर पे उनको नेग्लेक्ट किया गया है। ओके, तो ऐसा बोला गया है इसमें। कुछ स्कीम वेलफेयर स्कीम था, लगभग पास्ट 20 ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रफली 10-12 स्कीम लॉन्च किए थे। जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम था, इसमें क्या होता था कि क्लास 1 to 10 का जो रेंज था लगभग 1000 से 10,000 रुपये, 1000 से 10,000 सेलेक्टेड कैंडिडेट को दिया जाता था। फिर पोस्ट मैट्रिक है, फिर टिल पीएचडी तक, फिर मैट्रिक कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम, फिर मौलाना आज़ाद स्कीम, पढ़ो प्रदेश स्कीम, बेगम हजरत महल स्कीम, ये सब था। फिर 2023 इस बार का 2023-24 का जो बजट आया उसमें क्या हुआ, नया सवेरा एक स्कीम था, उसमें बजट अलोकेट किया गया 30 करोड़, लेकिन सेंटर ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया स्कीम को। ऐसा बताया सेंटर ने, क्या मतलब रीज़न दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया 2020 में, तो वो ऐसे कोचिंग प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सब था। फिर मेरिट कम स्कॉलरशिप वाला जो है वो भी प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के था, उसके भी फंडिंग को कम किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे जो स्कीम्स थे उसको माइनॉरिटीज़ को बंद किया गया है, उसके बजट्स को कम कर दिया गया। तो उसका अभी जो स्थिति है उसी पे ये पूरा लिखा गया है कि हम एम्पावर्ड करने के बजाय उनको एजुकेशनली जो सपोर्ट देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। इवन सच्चर कमेटी ने भी बोला है कि ऑल डायमेंशंस पे कुछ काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, लगभग उनको नेगलेक्ट ही किया है, यूज़ किया है। इसलिए बार बार बात होती है ना कि पोलराइज़ कर रहे हैं आप, या फिर आप सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है आपने एक कम्युनिटी को, तो उस पे है, आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें हमें वोट बैंक, ये पॉलिटिक्स में नहीं जाना है क्योंकि ये सोसाइटी में है, पॉलिटिक्स में है, तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने वे फॉरवर्ड भी दिया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट 2018 में, उन्होंने बताया कि बहुत ज़रूरत है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिलीजियस माइनॉरिटीज़, पर्टिकुलरली मुस्लिम का ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में उनका पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारे सेक्टर में लैग कर रहा है। ओके, इस स्कॉलरशिप स्कीम को अगर हम स्क्रैप करते हैं, लिमिट करते हैं उसके स्कोप को, यानी नहीं देना है या फ़ंड कम कर देना है, तो अपने आप में वो गलत बात है, क्योंकि 2018 में नीति आयोग जो कि न्यू रेजीम ने बनाया है, अगर हम सच्चर कमेटी की बात करें वो 2006 में रिपोर्ट आया, जो पहले के रेजीम थी, और पहले के रेजीम अब पावर में नहीं, पहले के पार्टी अब पावर में नहीं है, अब जो रेजीम है न्यू रेजीम, न्यू पार्टी पावर में है। उन्होंने नीति आयोग बनाया 2015 में प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट बोल रही है कि बहुत ज़रूरत है कि हमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे काम करना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर हम माइनॉरिटीज़ के स्कीम के फंडिंग को कम करते हैं, स्कीम को बंद कर देते हैं, तो एक वरीसम प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन कंट्री बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज़ 4.43%, फॉलोड बाय हिंदूज़, हिंदू भी 2.73, कम नहीं है, क्रिश्चियंस 1.52%। मतलब मुस्लिम तो खतरे में है ही, हिंदू भी खतरे में है। एजुकेशन को लेके बात कर रहा हूँ मैं, सर्व शिक्षा अभियान का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन अभी रिसेंटली हुआ था, 2020-21 का रिलीज़ हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करती है, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम स्टूडेंट वेर सिग्निफिकेंटली बिहाइंड अदर कम्युनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन इनरोलमेंट। हायर एजुकेशन इनरोलमेंट में तो है ही नहीं, वो बहुत पीछे हैं। तो नीति आयोग ने सजेस्ट किया कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप और ये मौलाना आज़ाद जो स्कीम है
उन सब स्कीम को, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है, उन सब स्कीम को, ये नेशनल ओवरसीज स्कीम है, रिकमेंडिंग ए 50% एनुअल इंक्रीज फ्रॉम 2019-20। उन्होंने इंक्रीज करने के लिए बोला उनके फंडिंग को, और उसे कम कर दिया गया। इट ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय 10। गर्ल्स के लिए स्पेशली उन्होंने मेंशन सजेशन दिया है। तो इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो स्कीम्स हैं। हमें स्कीम्स का नाम याद रखना है, स्कीम्स में क्या की फीचर से कोई मतलब नहीं है, कुछ फैक्ट्स याद रख लेंगे। माइनॉरिटीज़ को लेके आएगा कि क्या सच में, क्योंकि माइनॉरिटीज़ पे बहुत बात होती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भी है, पोलराइज भी है, वोट बैंक भी है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, कम्यूनल भी है, हो रहा है सोसाइटी। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं प्रीलिम्स को लेके, माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ तो टर्म यूज़ करता है लेकिन उसको डिफाइन नहीं करता, विदाउट डिफाइनिंग इट। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता। इट रेफर्स टू माइनॉरिटी एज दोज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों को, ऐसे कम्युनिटी को माइनॉरिटी बता रहा है जो रिलीजन के आधार पे है या लैंग्वेज के आधार पे। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ के राइट को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। आर्टिकल 29, 30 आप देख रहे हैं, रिलीजियस 25 से 30 आप देखें, उसमें माइनॉरिटीज़ की बात भी कही गई। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर सकते हैं। करंटली ओनली दोज कम्युनिटीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 by the central government are regarded as minorities। सुप्रीम कोर्ट्स का 11 जज बेंच था TMA पाई केस। उन्होंने डिटरमाइन किया दैट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट द स्टेट लेवल। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी वो स्टेट लेवल पे होना चाहिए आइडेंटिफाई, और नेशनल लेवल पे जो है वो सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो सेंटर दे रहा है। ओके, इन 1992 विद द एनेक्टमेंट ऑफ NCM एक्ट 1992, MC became a statutory body, okay, and Monetary Commission was renamed as NCM। 1993 में फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप हुआ। 5 रिलीजियस कम्युनिटी को लाया गया इसमें, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस, पारसीज मीन्स, उसके बाद जैन, यानी टोटल 6 हैं अभी। ओके, टोटल 6 माइनॉरिटीज़ है हमारी कंट्री में। तो हमें ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। राइट टू रिपेयर का मूवमेंट है। वाई इज़ एप्पल्स चेंज ऑफ हार्ट? राइट टू रिपेयर मूवमेंट एज ए बिग पॉलिसी शिफ्ट। राइट टू रिपेयर मूवमेंट था, एप्पल ने एक यू टर्न लिया, अगेंस्ट हो गया। पहले वो सपोर्ट कर रहा था, यूएस में इसको लेके बिल भी आया, बिडेन भी आए थे, बिडेन भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये है, हमें उतना समझना नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी था। राइट टू रिपेयर क्या है? गवर्नमेंट का मेजर है जो फॉरबिड मैन्युफैक्चर टू इम्पोज बैरियर दैट डिनाई कंज्यूमर्स द एबिलिटी टू रिपेयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यानी हमारा प्रोडक्ट है वो रिपेयर करने से मना कर रहे हैं। सेक्टर में फार्मिंग इक्विपमेंट है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट। राइट टू रिपेयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बहुत सारे कंट्री में, यूएसए में, यूके में, यूरोपियन। तो इनिशिएटिव इंडिया ने क्या टेकन लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक कमेटी सेटअप किया कि कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए राइट टू रिपेयर इन इंडिया को लेकर के। उनका एम क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना थ्रू आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एंड एम्फेसाइजिंग द लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पोर्टल right to repair in India.gov.in to onboard leading brands and reliable third party technician to provide easy access to overhauling सर्विसेज में सैमसंग, होंडा, केंट एरो सिस्टम, हेवेल्स, HP, हेवलेट पैकर्ड, हीरो मोटोकॉप, ये सब थे। स्ट्रीमलाइन करना ट्रेड बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड पार्टी सेलर के बीच में। तो राइट टू रिपेयर ये है। ओके, नाम में ही है, कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। SC ने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस जो है लीकर शॉप और स्कूल के बीच में उसको सुनना है, उसके लिए प्ली आया उनके पास। 2016 में तमिलनाडु वर्सेस के बालू केस में हाई कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया था लीकर आउटलेट को विद इन 500 मीटर ऑफ नेशनल और स्टेट हाईवे और ऑफ ए सर्विस लेन अलॉन्ग द हाईवे। इससे बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था, लोगों ने ऐसा बोला कि इससे बहुत लोगों की जॉब चली गई। मार्च 2017 में कोर्ट एक ब्रॉड डाउन द डिस्टेंस उसको 500 से 200 कर लिया मीटर्स इन लोकल बॉडी एरिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ 20,000 पीपल और लेस। फरवरी 2018 में कोर्ट लेफ्ट इट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कंसर्न टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ लीकर वेंट्स इन देयर म्यूनिसिपल जुरिस्डिक्शन।
फिर उसके बाद पुडुचेरी का ये केस है, तो पुडुचेरी में प्ली दिया गया है, तो हमें पुडुचेरी से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ देखते हैं 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का, अल्कोहल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए 2018 में क्या किया, स्टेट का डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया गया। ओके, लॉ रिगार्डिंग टू अल्कोहल डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि पूरी कंट्री में सेम लॉ नहीं है। फेलिंग इन द होल स्पेक्ट्रम बिटवीन प्रोहिबिशन एंड प्राइवेट सेल। आर्टिकल 47 जो है बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो आर्टिकल 47 DPS पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है। तो ये कुछ लॉ, अल्कोहल है तो एक लॉ है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि 500 से, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के ऊपर डिस्क्रेशन दे दिया, स्टेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर रही है, कोई एक यूनिवर्स लॉ नहीं है, मतलब पूरी कंट्री के लिए। डोंट ट्रीट कंट्रीज मेरेली एज ए मार्केट, PM टेल्स ग्लोबल। PM अभी 20 समिट को एड्रेस कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि कंट्री को मेरे लिए एक मार्केट मत समझिए, इमोशनल, कल्चरल, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर एवरीथिंग पे ध्यान देना चाहिए। Irreversible disruption in the global supply chain after the pandemic. He questioned the efficiency of such supply chain that failed to work when the world required it the most and presented India as a trustworthy solution to such disruption. यानी जब ज़रूरत होती है तब सप्लाई चेन वर्क ही नहीं कर रहा है, कोविड के समय में ऐसा देखा गया, उसकी बात कर रहे हैं ये। ओके, इंडिया को उन्होंने बताया इंडिया एज ए सॉल्यूशन टू सप्लाई चेन वूज। सप्लाई चेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, इंडिया उसका सोल्यूशन हो सकता है। उन्होंने फिर अपने गवर्नमेंट की बात की कि हमने पॉवर्टी कम कर दिया एंड ऑल दैट। हम बिजनेस B20 समिट क्या है उसको समझते हैं। B20 समिट 2010 में आया, ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का, डिलीवर करता है कंक्रीट एक्शनेबल पॉलिसी जो रिकमेंड करता है मतलब जो प्रेसिडेंसी है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को की बात करता है, कुछ है नहीं। G20 आपको पता है 19 कंट्री प्लस EU, 19 कंट्री और EU है, 20 कंट्रीज़ नहीं है, ये आपको याद रखना है। EU में बहुत सारी कंट्री हैं। 85% ऑफ ग्लोबल GDP काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, द मेंबर ऑफ G20 आर अफगानिस्तान 20 मेंबर है, आप याद कर लीजिए। इंडिया अभी होल्ड कर रही है प्रेसिडेंसी, इंडिया में चल रहा है, अभी सितंबर में होने वाला है। G20 में ये G20 है यानी ये सारा इसमें आ गया। G8 रसिया अब तो वैसे बाहर हो गया, G7 बन चुका है, वो G8 था पहले, ये G7 है। यानी G20 में सारे G7 कंट्री हैं, सारे G8 कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, गवर्नमेंट इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस पे अभी यूनियन गवर्नमेंट ने लगा दिया लगभग 12। यूनियन गवर्नमेंट हॉल्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, लगभग $1200 का था वो, $1200 लगभग 1 टन का प्राइस था, उसका लगभग लगा दिया शिपमेंट पे बासमती राइस पे। और जो एपडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोडल एजेंसी है जो बासमती राइस के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करती है। इम्पैक्ट से क्या होगा, IMF ने प्रिडिक्ट किया है पोटेंशियल राइज ऑफ 10-15% दिस ईयर इन इंटरनेशनल राइस प्राइस। राइस के प्राइस पे इतना जो प्राइस राइज हो जाएगा 10 से 15%। कंट्रीज एशिया, सब सहारन अफ्रीका है जो रिलाई करता है इंडिया में एज ए मेजर सप्लायर ऑफ राइस, वल्नरेबिलिटी आएगी, पोटेंशियल डिसरप्शन होगा राइस मार्केट में। इंडिया का स्टेटस क्या, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, चाइना फर्स्ट है। इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर ग्लोबली, लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, अकाउंटिंग नियरली 40% ऑफ ग्लोबल राइस। 40% ये कर रहा है, कुछ दिन के बाद ये हाफ होने वाला है, 50%। नॉन बासमती वाइट राइस कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ टोटल राइस एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्री। 2021-22 का अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो राइस सबसे ज़्यादा है, 9.6%, $9.6 बिलियन का है, ठीक है, 9% ईयर ऑन ईयर चेंज हो रहा है ये। एग्री स्पोर्ट्स 2021 में भी देखें तो राइस 8.8% है, सबसे ज़्यादा है। तो दोनों आप 2020 से लेकर 2022 तक देखें तो राइस का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। काबुल, तालिबान टू स्टॉप वुमेन फ्रॉम विजिटिंग अफगान नेशनल पार्क। बंदे अमीर वहाँ का एक मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क है, वुमेन को वहाँ से जाना मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला मिनिस्ट्री लिख दैट वुमेन हैव नॉट बीन ऑब्जर्विंग द प्रॉपर वे टू वियर हिजाब, और देख रहे थे कि वो सही से हिजाब नहीं पहन रहे हैं, ढक के नहीं आ रहे, तो उन्होंने मना कर दिया। ये तो वहाँ का इशू है, हम उसके सोशल जस्टिस में नहीं पढ़ते हैं, हम बंदे अमीर को समझते हैं।
बंदे अमीर एक 6 लेक का चेन है, माउंटेनियस डेजर्ट है सेंट्रल अफगानिस्तान में. लेक फाउंड फ्रॉम मिनरल रिच वाटर दैट सिप्ड अप आउट ऑफ फॉल्ट्स एंड क्रैक इन रॉकी लैंडस्केप. द साइट ऑफ बंदे अमीर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अफगानिस्तान ग्रैंड कैनल एंड ड्रॉज थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट अ ईयर. रिवर जो है वो द रिवर इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ बल्ख रिवर. ओके, 6 कौन कौन सा लेक है? बंदे घोलामन, लेक ऑफ स्लेब्स, बंदे कमर, लेक ऑफ खलीफाज अली से स्लेब, बंदे हैबत, लेक ऑफ ग्रैंडियोज, बंदे पनीर या पानीर, लेक ऑफ चीज़, पनीर ही है क्योंकि चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे. बंद ए पुदीना, लेक ऑफ वाइल्ड मिंट, बंदे जुल्फ़िकर, लेक ऑफ सॉर्ड ऑफ अलू. ये 6 है. तो बस आपको इतना याद रखना है. एग्ज़ाम में मैच दी फॉलोइंग में आ गया, ओनली 1 ओनली 2 ज्योग्राफी में याद रखना है हमें. ये रहा बंदे अमीर. ठीक है, बंदे अमीर यहाँ पे काबुल में. ओके, रिवर है, ये सब कुछ इसमें आप देख रहे हैं. तो ये जो है अफ़गानिस्तान है जो इंडिया को यहाँ बॉर्डर पे लगता है. बाकी ये पाकिस्तान वाला पार्ट है. तो मैप भी है इसमें, आप इसको देखिए. ये रहा यहाँ पे. सोमैटिक म्यूटेशन है जेनेटिक रिवॉल्यूशन हाइडिंग इनसाइड आवर सेल. सोमैटिक म्यूटेशन पे आया है कि कोई डीएनए में कोई एरर आ जाता है बर्थ के बाद, बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट an error that occurs in DNA after birth but during development is called a somatic genetic mutation. Their occurrence is driven by repeated copy pasting of genome. हम the number and effect of these errors, मतलब क्या होता है ना कि जब सेल डिवाइड होता है, डीएनए कॉपी होता है विथ एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी. क्यों होता है? तो प्रोटीन्स की वजह से होता है. बट डिस्पाइट दिस मैकेनिज्म वेरियस स्टडी हैव एस्टिमेटेड दैट देयर इज स्टिल एन एरर रेट ऑफ 0.6 to 0.7 म्यूटेशन पर बिलियन बेस पेयर पर डिवीजन. बट दिस रेट इज ऑल्सो मिनिस्कल गिवन द लार्ज साइज ऑफ ह्यूमन. मतलब जो एरर होता है जेनेटिक कॉपी पेस्टिंग में डीएनए में, उसको बोल रहे हैं सोमैटिक म्यूटेशन. अर्ली एम्ब्रायो है, सोमैटिक सेल बॉडी है, ये आई सेल है, लीवर सेल है, ये नॉर्मल सेल्स है. म्यूटेशन हुआ, म्यूटेंट स्प्लीन सेल बन रहा है. ठीक है, जर्मलाइन सेल, नो डिफेक्ट पास्ड ऑन, कोई डिफेक्ट नहीं हुआ तो पास ऑन हो गया. इतना बहुत टेक्निकल नहीं जाना है. एक सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन क्या है? कैन रेंडर ए सेल फिल्टर देन अदर्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, जिसकी वजह से ट्यूमर हो सकता है. ओके, जर्मलाइन म्यूटेशन क्या है? तो पेरेंटल गैमेट्स, एम्ब्रायो ऑर्गेनिज्म, गैमेट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. तो इंटायर ऑर्गेनिज्म कैरीज ए म्यूटेशन. म्यूटेशन होना मस्ट है, वो मस्ट है. कॉपी पेस्ट होगा, डीएनए बढ़ता जाता है, सिंगल सेल से डबल ऐसे वो बढ़ता जाता है. हाफ ऑफ गैमेट्स कैरी म्यूटेशन. सोमैटिक में क्या है? पेरेंटल होता है, ऐसे ब्रेक हो रहा है, फिर सोमैटिक म्यूटेशन और पैच हो जाता है उस अफेक्टेड एरिया में, एरर आ जाता है. तो 0.6 से 0.7 है, कॉपी पेस्टिंग में कुछ एरर आ गया तो वो साइंटिस्ट ने ऐसा स्टडी बताती है. इकोलोकेशन क्या है? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. एनिमल दैट यूज इकोलोकेशन emit high frequency sound pulses often beyond the range of human hearing. Bats which have a poor eyesight use this ability to hunt and navigate in the dark. यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालते हैं, साउंड पल्सेस, क्योंकि उनका रात में अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो फिर वो उधर से टकरा के आता है, उसको फील करते हैं उस इको को, और उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं. व्हेल भी है, सम बर्ड्स ऐसा करते हैं. उसी के बेस पे ह्यूमन ने सोनार बनाया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि अंडर वाटर नेविगेशन और कम्युनिकेशन में यूज होता है. फिर रडार भी है, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, वो एविएशन में, वेदर फॉरकास्टिंग में, मिलिट्री में यूज होता है. इंजीनियर ने इकोलोकेशन को यूज़ करके स्मार्टफोन ऐप भी बनाया जो मैप क्रिएट कर सकता है ऑफ ए रूम टू हेल्प पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स नेविगेट देयर इन्विरॉन्स वेटर. तो ये है. हाउ डज बायोलॉजिकल कैसे काम करता है? अंडर वाटर मैरीन मैमल्स लाइक डॉल्फिन आर यूज इकोलोकेशन टू नेविगेट द कम्प्लेक्स. वही वो हाई फ्रीक्वेंसी भेजते हैं साउंड की, और फिर वो उधर से टकरा के वापस आता है, तो वो फील करते हैं कि टकरा के अगर वापस आ रहा है तो कुछ है आगे, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो फिर वो ट्रैवल कर सकते हैं. बैट भी सेम करता है अपने प्रे को कैच करने के लिए. ओके, सोनार जो है वो रडार यूज करता है रेडियो वेव, सोनार यूज करता है इको प्रिंसिपल्स. सोनार, रडार, लिडार, डायल 4 तरह के होते हैं. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, लिडार. मीडियम क्या है? साउंड, इसका मीडियम साउंड है. रडार का रेडियो वेव है, इसका लाइट वेव है, इसका भी लाइट वेव है. मेजर तो ये है, आपको इतना याद रखना है.
सोनार में साउंड होता है, इसमें रेडियो वेव होता है। इतना सा बेसिक सा हमें याद रखना है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक और वीडियो ब्रिक्स समिट को लेकर अपलोड हो जाएगा। इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।